हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर। एक बार फिर से आपका डीएल एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में बताया कि आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वह है मैट्रिक्स की, आव्यूह की। ठीक है, जो हमने बताया कि सदिशों का समाकलन के बाद चैप्टर बचे हुए हैं, जो पार्ट बचे हैं, जो लाप्लास, फोरियर, ठीक है, इन सबको क्लास जो है वो आव्यूह पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम जितना नज़दीक आएगा उतना हमें जल्दी से सवाल याद होंगे, समझ में आ जाएगा, तो हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए मैट्रिक्स को पहले स्टार्ट कर रहे हैं और जब ये खत्म हो जाएगा तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा मैट्रिक्स तो हार्ड है नहीं, हमें लगता है सबको पता ही होगा, बस थोड़ा बताना है चीज़ों को, लेकिन फिर भी अपने तरीके से जो बताएंगे वो बताएंगे। एक बात और, पूरे किताब में मैथमेटिक्स थर्ड में जो किताब में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स हमेशा कम से कम 12 से लेकर 15 नंबर के बीच में आपके एग्जाम में नंबर आते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मैट्रिक्स आप हल करिएगा उसके जो भी एलिमेंट है, जो भी उसके अंक हैं, बहुत सावधानी पूर्वक, यदि हर पूरे चैप्टर में कोई भी सवाल होगा, अगर आप हल जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी सवाल को 5 मिनट की जगह पर 3 मिनट ले रहे हैं, 4 मिनट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी को सवाल होगा, अगर वो 5 मिनट का सवाल होगा तो आप उसे 7 मिनट लीजिए, क्योंकि पूरे किताब में सबसे ज्यादा गलती होने का चांस सिर्फ आव्यूह में ही है तो बहुत सिंपल, लेकिन सबसे ज्यादा गलती लड़कों से सिर्फ आव्यूह में ही होती है। इसलिए हम आपसे यही स्टार्ट करना पहले बता दें आपको कि जब भी आव्यूह का सवाल लगाइए थोड़ा आराम से लगाइए, क्योंकि इसमें हल्का से भी प्लस माइनस गलती हुआ तो आपका पूरा सवाल खत्म हो जाएगा और आपके नंबर पूरे कट जाएंगे, थोड़ी सी गलती। इसलिए इस चैप्टर के सवाल को जब भी लगाइए थोड़ा आराम से, धैर्य से, ये कॉन्फिडेंस नहीं, आराम से, जो भी हो चीजें हैं समझ समझ के लगाइए, तब आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रहे। आव्यूह जब भी सवाल चाहे एग्जाम में हो चाहे किताब आप लगा रहे हैं घर पर, आराम से लगाइए, कोई जल्दी मत करिए। जो अदर सवाल आती हैं एग्जाम में आप उनको जल्दी करिए, लेकिन इसको थोड़ा धैर्य बनाकर आराम से करिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो फंसने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए जब भी आव्यूह का सवाल करिए तो थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें आव्यूह। ये 2-3 दिन क्लास है, आव्यूह खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा लाप्लास, लाप्लास इनवर्स, बीटा गामा, जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है, सबके बच्चे बहुत टफ हैं, उनको स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना एग्जाम नजदीक होगा उतना जल्दी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और हम एग्जाम में अच्छा से कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए आप भी पहले बता रहे हैं, ज्यादा क्लास है नहीं आव्यूह, इसलिए इसको पहले बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आव्यूह की। ये आव्यूह होता क्या है? पहले होता क्या था कि जैसे जो हमारे पूर्वज लोग थे वो क्या करते, कोई भी अंक लेते थे, अंक ले रहे हैं ना, उनको महीने के बना पा रहे हैं, ना दिन ना रात, किसी का भी एक शेड्यूल नहीं था, कोई एक तारीख का कोई शेड्यूल नहीं था कि इस तारीख को ये दिन पढ़ने वाला है, मतलब आगे पीछे लिखा जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ गणितज्ञ ने मिलकर बनाया कि इनको एक क्रम में रखा जाए, एक ऐसे सिस्टमेटिक रखा जाए कि इनको कोई भी देखे तो वो समझ जाए कि क्या क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 लाइन के बीच में, ऐसे 2 लाइन के बीच में उन्होंने डिवाइड कर दिया, हर एलिमेंट को अपना अपना एक जगह दे दिया कि आप यहां पर आएंगे, आप यहां पर आएंगे, किसी को रो में दिया, किसी को कॉलम में, मतलब किसी को क्षैतिज, किसी को ऊर्ध्वाधर जगह दे दिया। जिसको उन्होंने जगह ऐसे दिया इस रूप में, जो ऐसे क्षैतिज रूप में दिया उसको क्षैतिज इन्होंने कहा, या फिर इन्होंने कहा रो है, या फिर उसे क्या कहा, रो कह दिया। ठीक है, और जिसको उन्होंने ऊर्ध्वाधर भरा है, ऊर्ध्वाधर भरा ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे भरे, उन्होंने क्या कह दिया, ऊर्ध्वाधर कह दिया, स्तंभ कह दिया, स्तंभ कह दिया, या फिर उन्होंने क्या कह दिया, कॉलम, क्या कह दिया, कॉलम कह दिया, इन्होंने कॉलम कह दिया। ठीक है, ये तो बात साड़ी की हुई। अब लेकिन ये जो ऊपर की डायग्राम है वो कहां तक बनाया जाए ये समझ नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, इसे अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये साड़ी कहलाता है, लेकिन जब इसको ऐसे चारों तरफ से बड़ा कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर भर दिया जाए तो इसे कहते हैं ये हमारा मैट्रिक्स है, आव्यूह है। आव्यूह का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट हमें ज्ञान है, जो हमें संज्ञान में है, सभी एलिमेंटों को अपना अपना एक स्थान जगह देना, उसे कहलाता है मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, ये आपका रो कहलाता है ऐसे, ये आपका कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम रो को आर से लिखते हैं, तो ये पहला रो इसको लिखते हैं क्या, R1, दूसरा रो ये क्या है R2, तीसरा रो क्या है R3 है।
वैसे यहां पर भी कॉलम 1 है, इसको क्या लेते हैं, कॉलम को C से C1, ये C2 और ये C3 होता है। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात समझना क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स का ये होता है कि इसका ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है, मतलब किस टाइप के क्रम के हैं ये। तो सबसे पहली बात, क्रम क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का क्रम जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है तो कैसे बताएंगे। तो किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n, इंटू नहीं, m क्रॉस n। ठीक है, जहां m है वो बताता है रो। ठीक है, रो बताएगा, n बताएगा क्या, कॉलम। क्या बताता है, कॉलम बताता है, कॉलम। ठीक है, m क्रॉस n, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n होता है, जहां m रो होता है, n क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहां बात करें ये किस ऑर्डर का है, तो 1 2 3, 3 रो है क्रॉस 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3। क्रॉस क्यों कर रहा है, देखिए हमने आपको बताया वेक्टर में क्रॉस इसलिए कहते हैं, क्रॉस का नियम का मतलब होता है कि जो एलिमेंट पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में रहेगा, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ क्रॉस कर रहा है, क्योंकि पहले कौन आएगा, पहले रो आएगा, उसके बाद ही कॉलम आएगा, इसको आगे पीछे नहीं करना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणा ना करके, क्या कह रहा है, इसको क्रॉस कर, इसको गुणा ना कहकर क्या कह रहे हैं कि हमारा क्रॉस है, तो जो पहले है पहले रहेगा, जो बाद में रहेगा। लेकिन आपसे पूछ दे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट की संख्या क्या होगी। ठीक है, एलिमेंट की संख्या अगर आपसे पूछ दे कि इस रो मतलब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो m इंटू n होती है, 3 रो 3 कॉलम, कितना होगा, 3 त्रिका 9, पूरा कर देंगे। वही एलिमेंटों को क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, तो उसमें एलिमेंटों की संख्या निकल जाएगी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अब ये आप भी जो है, जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड होते हैं, अलग अलग पार्टों में डिवाइड होते हैं। जब इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तभी इनके बारे में पढ़ा जाएगा और इन पर सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या था कि मैट्रिक्स में यहाँ ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे क्षैतिज होते हैं तो हम रो कहते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। पहला में क्या जाना, इसका ऑर्डर क्या होता है, हमेशा m क्रॉस n होते हैं, जहां m रो बताता है, n कॉलम बताता है। ठीक है, एलिमेंटों की संख्या है, रो और कॉलम को गुणा कर देंगे, वो हमारे एलिमेंटों की संख्या हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ये बात हुई। अब बारी बारी से हम हर आव्यूह को समझते हैं। एग्जाम में आपके आव्यूह के हर एग्जाम में कितने बार पेपर देखेंगे, हर एग्जाम में 1 नंबर सवाल जरूर आता है कि आव्यूह परिभाषा। अभी आव्यूह के बहुत टाइप हैं, अभी बारी बारी टाइप बताएंगे आपको, ध्यान समझिएगा। टाइप भी समझना होता है और उसकी परिभाषा भी समझना है, एग्जाम में परिभाषा भी पूछता है कि परिभाषा क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बात करते हैं, पहला हमारा आव्यूह कौन सा आव्यूह है। ठीक है, तो पहला हम आव्यूह लेते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह पहला हम ले रहे हैं, कौन सा, वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग इसका नाम ही देख रहे हैं, वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ भुजा तो बात हो नहीं रही है, या किसकी बात हो रही है, रो और कॉलम की बात हो रही है, इसलिए वर्ग आव्यूह क्या कहेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो ऐसे लिख दें 2 3 4 5, अगर ऐसे लिख दें तो ये हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह। क्यों, क्योंकि इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, रो कॉलम संख्या बराबर है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अगर ऐसे मान लिया जाता है इस कंडीशन में 1 2 3 -4 7 9 2 1 5, अगर ऐसे लिखा है तब इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह ही है। तो जब भी आपसे बोला जाए वर्ग आव्यूह, इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर है। ठीक है, दूसरा जो आव्यूह आता है वो आता है शून्य आव्यूह। ठीक है, कौन सा आव्यूह आता है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह वह आव्यूह होते हैं जिसमें सभी एलिमेंटों का मान क्या होता है, 0। सभी एलिमेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे ये ऐसे हो सकता है 0 0 0 0, ऐसे भी हो सकता है, या फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर वर्ग आव्यूह मतलब कि शून्य आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह होता है
जिसके सभी एलिमेंटों का मान 0 होता है उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह को दिखाने के लिए कहीं पर ओ लिखा था, ये ओ है, ठीक है, ओ भी लिखते हैं। तो कहीं पर सवाल में ओ लिखा है, समझ जाइए क्या है वो, शून्य आव्यूह है, मतलब सभी एलिमेंटों का मान 0 है। तीसरा बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह, मतलब जो आप बात करेंगे ना सिर्फ वर्ग आव्यूह के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह क्या होता है? इसमें रो कॉलम की संख्या बराबर होती है। विकर्ण आव्यूह वे आव्यूह होते हैं, जैसे हम बताएं, अगर जाने कि ऐसे लिखा गया है, इसमें विकर्ण कौन है? तो तिरछा जानते हैं, तिरछा क्या होता है? विकर्ण होता है। या तो हम कह दें ये हमारा विकर्ण है, या हम कह दें ये हमारा विकर्ण है, दोनों विकर्ण है। तो हम ऐसा कौन सा लेते हैं? ये वाले विकर्ण लेते हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम अधिकतर इसको लेते हैं ना, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह कौन सा मित्र? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण में कुछ न कुछ मान लिखा होता है, कोई भी मान हो सकता है, लेकिन विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में कोई ना कोई मान होना चाहिए, कोई ना कोई मान होता है, बाकी उसको छोड़कर सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा, अगर हम बात करें जैसे लिखा है 2 5, बाकी सब क्या है? 0 लिखा है ऐसे। या फिर ऐसे लिखा हो 1 -3 2 0 0 0 0 0 0, ऐसे लिखे होते हैं। तो विकर्ण में क्या दिख रहा है? विकर्ण में कोई ना कोई मान लिखा है, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? 0 होते हैं। कुछ भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो ऐसा आव्यूह क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। और कैसा आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह भी एक तरह से वर्ग ही आव्यूह है, ठीक है। हम सिर्फ वर्ग आव्यूह के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अगला चलते हैं। ध्यान रखिए, परिभाषा भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान है, परिभाषा भी एग्जाम में पूछता रहता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, ठीक है। इकाई आव्यूह क्या होता है? ऐसा विकर्ण आव्यूह या फिर ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में एलिमेंटों का मान 1 हो। जो विकर्ण देख रहे हैं ना, विकर्ण, सब विकर्ण का मान क्या हो? 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहा जाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में सभी मान 1 हो, बाकी सभी क्या हो? 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर विकर्ण के सभी मान कितना हो? 1 हो, बाकी सब क्या हो? 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह कहते हैं। इकाई आव्यूह को आई से लिखते हैं, ठीक है, आई से लिखते हैं। किसे? आई से। जैसे, और इसका मान कितना होता है? इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। तो कभी सवालों में आपको कहीं 1 दिख जाए ना, 1 दिख जाए और उसको बदलना हो आव्यूह में, तो वहां क्या लिख दीजिए? आई लिख दीजिएगा, ठीक है। ये किस क्रम का है? 2 रो 2 का, 2 रो 2 कॉलम है, इसको ऐसे लिखते हैं I2। कहीं पर भी सवाल में ना I2 दिख जाए तो समझ जाएगा 2 रो 2 कॉलम में कौन सा है? इकाई आव्यूह, मतलब विकर्ण में मान 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। यहाँ कितने का? 3 है ना, तो I3 का मतलब क्या होता है? ये होगा। I3 का मतलब हमारा ये होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना है कि हमें इस एग्जाम में परिभाषा भी हमसे पूछता रहता है कि कैसे कैसे हमें परिभाषा देने हैं, क्या नहीं देने हैं, सब मुझसे पूछता रहता है उसमें, ठीक है। हम सब बारे में बात करेंगे, इसमें कितने के परिभाषा हो सकते हैं, कितने नहीं होते हैं, सब बात करेंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है जो आगे देखते हैं 5वां, वो है परिवर्त आव्यूह, ठीक है। कौन सा आव्यूह? परिवर्त आव्यूह, जिसको इंग्लिश कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ठीक है। परिवर्त आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे, और इसको a डैश या a के पावर t या a के पावर कैपिटल T से दिखाते हैं, इनमें से कोई होगा तो समझ जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 1 0
0 1 है, अगर हम इसको बदलेंगे, अगर इसको हम ए मान लें तो हमारा ए डैश क्या होता है, रो कॉलम है, रो को कॉलम करिए तो 1 0, रो कॉलम में करिए 0 1, मान परिवर्तन हुआ नहीं, मान परिवर्तन हुआ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह, इसे क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो जब भी परिवर्त के आव्यूह के बारे में बात करेगा कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो रो क्या करेंगे कॉलम में, या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, वही उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ये परिवर्त आव्यूह के बारे में बात हुई। अब इसके बाद जो अगला है वो समझते हैं, परिवर्त आव्यूह के बाद हमारा क्या आता है। ठीक है, बारी बारी चीजों को समझेंगे कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सबसे एग्जाम में पूछता रहता है, परिभाषा भी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे वो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आव्यूह ए दिया है, कोई आपको आव्यूह ए दिया है। ठीक है, अगर आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, ए दिया है और क्या निकाल दिया आपने, परिवर्त आव्यूह, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, और मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो सवाल था वही आ गया। फिर मतलब आपने कोई सवाल जो दिया था आपने रो को कॉलम में कर दिया, लेकिन इतना करने के बाद भी मान में चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, तब उसे कहेंगे सममित आव्यूह। हमारा क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। यदि मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो सिमेट्रिकल। जैसे ये हमारा क्या है, जो था इसको हमने रो को कॉलम चेंज किया, मान परिवर्तन हुआ नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सममित आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है विसम्मित आव्यूह, विसम्मित आव्यूह वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल वो क्या होता है, वो देख लेते हैं। अनसिमेट्रिक क्या होते हैं, जैसे कोई मुझे आव्यूह दिया है, ठीक है, कोई मुझे आव्यूह दिया है, हम इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। मान सब सेम हो लेकिन उसमें क्या माइनस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह हमारा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो 8वां है वो होता है सम्मिश्र आव्यूह, सम्मिश्र आव्यूह, सम्मिश्र आव्यूह। ठीक है, सम्मिश्र आव्यूह जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों ऐड होती हैं, जैसे 1 + i ऐसे लिखा तो इसे क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या हमारे होते हैं। तो मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, आई लगा हो। ठीक है, ऐसे आई लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, समृद्ध आव्यूह। जिसमें वास्तविक संख्या भी और काल्पनिक संख्या भी, उसे क्या कहेंगे, समृद्ध आव्यूह, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाएगा। वह आव्यूह जिसमें वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या एक साथ लिखे गए होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को समृद्ध आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और ये भी तो जानते होंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देखे होंगे, जैसे 2 + i है, 2 + i है, तो इसका संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी बताइए, संयुग्मी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में संयुग्मी कहता है कि आप कोई कुछ बदलिए मत, बस आई का जो चिन्ह होता है ना वो पलट दीजिए आप। 2 + i तो क्या होगा, 2 - i, ये संयुग्मी है। अगर मान लेते हैं हमारा ए का मान ये है हमारा, ठीक है, ए का मान हमारा समृद्ध आव्यूह ये है। तो अगला हमारा पॉइंट है जो है वो कौन है, संयुग्मी, संयुग्मी आव्यूह। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जैसे जहां जहां इसमें, ठीक है, आई लगा सबका क्या चिन्ह पलट दीजिए, और इसका सिंबल क्या होता है, तो जो मैट्रिक्स दिया उस पर बार लगा, ऐसे बार लगा होता है, ऐसे बार लगा देगा, समझे क्या है, संयुग्मी आव्यूह है। मतलब सबका चिन्ह पलट दीजिए आप, क्या होगा, 1 - i, सबका चिन्ह पलट दीजिए, आई वाले का 2 - i, ठीक है, और यहाँ 1 + i, ऐसे सभी जगह आई के मान को पलट देंगे, वह संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। ये इसका सिंबल होता है। कहीं पर भी ऐसा बार देख लीजिएगा तो समझ जाएगा वो हमारा संयुग्मी आव्यूह को बता रहा है। 10वां नंबर है, ठीक है, परिवर्त संयुग्मी आव्यूह, परिवर्त संयुग्मी आव्यूह।
अब ये क्या है, तो इसका सिंबल ऐसा होता है, तो ठीक है, ए के पावर थीटा या ए के पावर स्टार ऐसे लगे होते हैं, तो ये हमारे परिवार संयुग्मी आव्यूह कहलाते हैं। मतलब कि ये संयुग्मी आव्यूह है ना, इसी के रो को क्या करिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए। देखिए ठीक है, रो को क्या, कॉलम को रो में, या रो कॉलम मतलब एक ही है, कॉलम को रो में चेंज करिए तो 1 माइनस आई, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं तो 2 माइनस आई होगा, कॉलम को रो में तो आई क्या होगा 1 प्लस आई, ये चेंज कर दिए तो ये कहलाएगा परिवार संयुग्मी आव्यूह। ठीक है, बस नहीं, चाहे ये सिंबल होगा चाहे ये सिंबल होगा, ये भी सिंबल हो सकता है कि ये संयुग्मी का हो गया और ये ट्रांसपोज का हो गया, वही तो हो रहा है ना, संयुग्मी पहले निकालिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये कहलाएगा परिवार संयुग्मी आव्यूह। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 11 नंबर हर्मिशियन आव्यूह। ठीक है, हर्मिटियन लिखा जाता है, हर्मिटियन लिखा जाता है, लेकिन होता है हर्मिशियन आव्यूह। वो क्या होता है ये सुनिए, हर्मिटियन ध्यान सुनिएगा, जो आपको सवाल दिया गया है आप उसका संयुग्मी निकालिए, आप उसका परिवर्त निकालिए, इतना करने के बाद भी जो दिया था वही आ जाए, जो दिया था वही आ जाए, तो वो कहलाता है हर्मिशियन आव्यूह। क्या कहलाता है, हर्मिशियन आव्यूह कहलाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता ना, क्या ए के पावर थीटा बराबर क्या, यही तो होगा हमारा, वही तो मतलब है ना, पहले संयुग्मी निकालेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, वही तो कहलाता है। इतना करने के बाद भी सवाल वही आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अगला देते हैं 12 नंबर लंबकोणीय आव्यूह। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लंबकोणीय आव्यूह। ठीक है, ध्यान समझिएगा, लंबकोणीय आव्यूह या फिर इसी को लांबिक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसी को लिख दे रहा नीचे, पूरा उतार लीजिएगा, इसी को लांबिक आव्यूह कहते हैं, नियम उतार लीजिएगा आप लोग, लांबिक आव्यूह भी इसी कहते हैं। ठीक है, चाहे लंबकोणीय कहें चाहे लांबिक, मतलब एक ही होता है। जैसे जो आपको आव्यूह दिया गया है, ठीक है, अब उसको लिख लीजिए और उसका परिवर्त आव्यूह जो होता है उसको उतार लीजिए। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, रो को क्या कर दीजिए, कॉलम में कर दीजिए, उसको इतना काम कर दीजिए। अब दोनों के बीच गुणा कर दीजिए, दोनों बीच क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर आपको अगर इकाई आव्यूह मिल जाए, क्या मिल जाए, इकाई आव्यूह मिल जाता है, तो वह कहलाएगा, वो आव्यूह क्या कहलाएगा, लंबकोणीय या लांबिक आव्यूह कहलाएगा। किसी आव्यूह को उसके परिवर्त आव्यूह से गुणा करने पर यदि इकाई आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे लंबकोणीय या लांबिक आव्यूह कहते हैं। समझ बात नहीं। ठीक है, सबसे लास्ट एकिक आव्यूह, एकिक आव्यूह, एकिक आव्यूह। ठीक है, ये क्या होता है, किसी आव्यूह को उसके संयुग्मी के ट्रांसपोज से, संयुग्मी के ट्रांसपोज से गुणा कर देने पर यदि आई प्राप्त होता है तो वह एकिक आव्यूह कहलाता है, वह एकिक आव्यूह कहलाता है। समझ नहीं, वह एकिक आव्यूह कहलाता है। ठीक, चलिए ये पूरी बात हुई, आव्यूह कितने टाइप के होते हैं, क्या उनकी परिभाषा है, कैसे उनको समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में 1 नंबर के भी आते हैं और आव्यूह तभी लगा पाएंगे जब इनकी जानकारी हमें होगी, तभी लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये आव्यूह की परिभाषा थे कि कौन कौन से आव्यूह होते हैं, ये हमने जाना। अब आव्यूह के नियम क्या होता है, अब उनके बारे में समझें। ठीक है, चलिए आइए अब आव्यूह के बारे में समझते हैं। अब आव्यूह का नियम क्या है ये छोड़ दीजिए, कितने परिभाषा थे, अब आव्यूह का हम नियम समझेंगे, आव्यूह क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए छोटा लेते हैं पहले। मान लीजिए ये हमें कोई दिया है, ठीक है, 2 3 4 5, हमारे पे समझेंगे। पहले जोड़ने घटाने वाली बात, आव्यूह जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। जैसे कोई कब जुड़ता है, जुड़ने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो मान लीजिए ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, 4 5 6 7 ऐसे लिखा गया है, माने ऐसे लिखा गया है, इस रूम में लिखा गया है। तो जुड़ता कब है, कोई 2 आव्यूह जोड़ते कब हैं, जब उनके रो कॉलम की संख्या बराबर होगी तभी आव्यूह जुटेंगे, तभी आव्यूह घटेंगे भी। आव्यूह तभी जुटे घटेंगे जब उनमें रो कॉलम की संख्या दोनों में बराबर होगी। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ भी कितने हैं, 2 2 हैं, मतलब ठीक है। इसका मतलब ये जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, ये मान लीजिए ऐसा होता -1 4 ऐसे लिखा होता,
तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो 2 कॉलम, लेकिन इसमें 2 रो 3 कॉलम हैं। क्या बराबर है? क्या नहीं बराबर, तो ये जुट घट नहीं सकता। ठीक है, तो जुटने घटने के लिए पहला कंडीशन क्या है हमारा कि रो कॉलम की संख्या बराबर होंगी, तभी जुटेंगे तभी घटेंगे भी। जुड़ते कैसे देखिए, मान लीजिए हमें इसको जोड़ना है, a प्लस बी हमें जोड़ना है इनको, तो कैसे जोड़ते हैं? जो अवयव जिसे एलिमेंट जहां पे है उससे जुटेगा और वहीं पर लिखा भी जाएगा। जैसे यहां पर 2 है पहले जगह पर, तो यहां कितना है? 4 ना, तो 2 4 6 हो गए हैं। लिखे कहां जाएंगे? जहां पे थे वहीं लिखे जाएंगे, जहां पर रहेंगे वहीं पर लिखे जाएंगे। यहां पे 3 है, यहां पे कितना है? 5 है, 3 5 8, कहां है? यही लिखे, यही लिखे जाएंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 6, कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ 5 है, 7, कितना हो गया? 12। जो जहां पर है वहीं से जुटेंगे और वहीं पर लिखे भी जाएंगे। ठीक है, तो कोई दो अवयव कब जुटेंगे? जब उनमें रो कॉलम की संख्या बराबर होगी, तब जुटेंगे भी और तब घटेंगे भी। तो जोड़ दिए, घटा भी लेते हैं। अगर मुझे a माइनस बी करना होगा तब देखते हैं भाई माइनस बी क्या होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2, उससे घटेगा भी, वहीं लिखा भी जाएगा। 2 में से 4 जाएगा, क्या लिखेगा? -2। 3 में से 5 जाएगा तो -2। 4 में 6 जाएगा तो -2, और 5 में 2 7 जाएगा तो -2। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो ये घट गया। एक बात और आपको समझानी है थोड़ा सा मुझे। अवयव में अगर आपको कॉमन लेना है, अवयव में आपको कॉमन लेना है, जैसे मान 2 3 4 कुछ भी कॉमन लेना है, जो भी कॉमन लेना होता है, आप अवयव में तभी कॉमन ले सकते हैं जब सभी एलिमेंट में वो एलिमेंट होना चाहिए। सब में अगर वो कॉमन है, सब में रहेगा, तो आप उसमें कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां बात करें, इसमें देखिए 6 में 2 है, 8 में 2 है, 10 में 2 है, 12 में 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन हम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये 11 होता, ये कितना होता? 11 होता, तो इनमें तो कॉमन है, इनमें कॉमन नहीं, इसमें कॉमन नहीं है, तो हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अवयव में जब किसी एलिमेंट को कॉमन लेना है तो वो सब में होगा तभी कॉमन ले सकते हैं। जैसे सब में 2 दिख रहा है तो हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा? -1 -1 -1 -1। ये चीज है। ठीक है, ये चीज समझ में आया बात नहीं? और वही चीज गुणा करना भी है। जैसे ये हमारा a है, ठीक है, हमारा a है, हमसे बोल देगा 3a का मान बताइए, 3a का मान बताइए। तो जब मुझे किसी अंक से गुणा करना होगा ना, तो सब एलिमेंटों से गुणा करेंगे, हम सब में से गुणा करेंगे। ये 3 का गुणा करना है a में ना, तो सब से गुणा करना है। 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ऐसे कॉमन लेंगे, सब में होगा तब कॉमन लेंगे, गुणा करेंगे तो सब में रहेगा, सभी में गुणा करना होगा मुझे। ठीक है, बाहर लिख दी, इसका मतलब सब में गुणा करेंगे तब जाकर पूरा गुणा कहलाएगा। ठीक है, ये बात जोड़ना घटाना नहीं बताई दिए, कब जुटेगा घटेगा। जो थोड़ा अंतर है वो गुणा वाला, वो समझेगा थोड़ा। जो अंतर कौन सा है? गुणा वाला, उसको समझते हैं हम। गुणा ध्यान समझेगा। 2 एलिमेंट a और b, ध्यान रखें गुणा कब होते हैं। जो सबसे अलग है वो यही है, गुणा। गुणा वाले a और b में गुणा कब होगा? जब पहले वाले में कॉलम, कौन? कॉलम, और दूसरे वाले में कौन? रो। पहले वाले में कॉलम जो भी लिखा, जैसे ए बी लिखा है तो इसमें ये देखेंगे, अगर बी ए लिखा है तब तो बी में कॉलम देखेंगे। ठीक है, बी में कॉलम और ए में क्या देखेंगे? रो। अगर इनमें बराबर होगा, ये बराबर होगा तभी गुणा होगा। जब पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो बराबर होगा तभी उनके बीच गुणा होगा। यदि कॉलम और रो बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, तो उनमें गुणा नहीं होगा, तो उनमें गुणा नहीं होगा, तो लिख देंगे क्या? तो हम ये लिख देंगे कि अस्तित्व इनका नहीं है। अवयव में इनका क्या है? अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सीधे ये लिख देंगे। जब देखेंगे कॉलम रो संख्या बराबर नहीं है ना, तो सीधे क्या लिखेंगे? इनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये नियम है ही नहीं अवयव के कि पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो बराबर होगा तभी गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब गुणा कैसे करते हैं ये सीखते हैं, ये सीखते हैं। 2 3 मान 4 5 छोटा ले रहे हैं। ठीक है, सवाल में बड़ा लेंगे ये भी हम।
ये ऐसे लिखा गया है, हमसे बोल दे कि a इंटू बी का मान बताइए, मतलब a में b गुणा करना है, ठीक है, a और b में गुणा करना है। तो मान लिया हमें a है और b हमें गुणा करना है, तो पहले वाले में क्या देखेंगे हम, कॉलम। पहले वाले में क्या देखना है मुझे, कॉलम देखना है, और दूसरे वाले में क्या देखना है, रो देखना है, बराबर होने चाहिए तभी गुणा होगा। तो a में कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, और रो कितने हैं, 3 रो हैं। तो इसमें कॉलम 2 है और अगला रो कितने हैं, 3 है। क्या बराबर है क्या, नहीं। इसका मतलब ए बी का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन बी ए निकालिए, अगर बी ए निकालेंगे तो बी में 2 कॉलम इसमें रो, तो बी ए गुणा हो सकता है। मतलब ये समझिएगा, कभी भी अगर पहला ए बी का मान निकल गया तो बी ए नहीं निकलेगा, ऐसा रहेगा। तो अब बी ए निकल गया तो ए भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले गुणा आपको सिखा दे रहे हैं कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। गुणा कैसे करते हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं, गुणा को समझा रहे हैं कैसे गुणा हमें करना होता है। जब मैं जरूरत है गुणा की, ठीक है, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो पहले वाले में कॉलम कितने हैं, 2, दूसरे रो कितने हैं, 2, बराबर गुणा हो जाएगा। कैसे करते हैं ये देखिए, ध्यान समझिएगा। पहले वाले में रो पकड़िए, इसको रो पकड़िए, इसमें खड़ा कर दीजिए, पहले वाले में रो पकड़िए तो खड़ा कर दीजिए, ठीक है। ऐसे पकड़िए, खड़ा कर दीजिए पहले वाले में। तो जब खड़ा करेंगे तो यहाँ कौन आएगा, 2 आएगा, यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा। तो आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 2 गुणे 2, गैप का मतलब प्लस, क्या होगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा। बस इसी को लेकर ठीक है, बस इसी को लेकर अगले ले चलिए, अगले में तो यहाँ क्या आएगा, 2, यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा, यही ना आएगा। 7 में गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 2, गैप का मतलब क्या, प्लस 5 गुणे 3 हो गया इसका। चलिए ठीक है, हो गया, इसको बता दे रहे हैं। इसका दोनों हो गया ना, हाँ दोनों हो गया, चलिए ठीक है। अब इसके ऊपर पढ़िए, कलम खड़ा करिए, पकड़े खड़ा कर दीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। तो लिख लीजिए 2 गुणे 4 और प्लस 5 गुणे 4, वही। फिर इसको वहीं से हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको लेंगे, अगले में खड़ा करेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कौन आएगा, 5 आएगा। तो 3 गुणे 4 और प्लस 5 गुणे 5, सही है। अब इसी को बस लिख देंगे, इसको हल कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 12, तो 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 3 दूना 6 और 5 3 15, 15 6 21 हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। 2 चौके 8 और ये 20, 20 8 कितना, 28 हो गया। यहाँ देखते हैं 3 चौके 12 और 25 कितना होगा, 37, तो ये 7 जगह। तो ये हमारा a इंटू बी का मान निकल गया। इस तरह निकलना है, रो पकड़िए, खड़ा कर दीजिए, रो पकड़िए, अगले में जितनी बारी होगी उतनी बारी करेंगे आप। फिर उसके बाद जब खत्म हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, फिर नीचे से पकड़िए, सबसे करिए, बारी बारी से, बारी बारी करते और लिखते जाइए गैप करके, ठीक है। तो ये आपका a इंटू बी का मान इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी बराबर, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि x का मान 5 है, कहीं से हमने निकाला x का मान 5 आ गया, तो हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जिस इक्वेशन से हम मान निकाला ना, उसमें x का मान कितना होगा, 5 होगा। मतलब ये 5 बराबर क्या है, 5 है। मतलब कोई इक्वेशन का बराबर लिखा है, इसका मतलब दोनों साइड वैल्यू क्या है, सेम है, तभी वो वैल्यू आता है। तो अगर हम कह दें 2 मैट्रिक्स ऐसे ही लिखे गए हों, मान लीजिए x y z1 ऐसे लिखा गया हो, यहां पर लिखा गया हो 3 4 5 1, क्या मतलब होता है, मतलब होगा कि जो जिसकी जगह है वो उसका मान आपस में बराबर होगा। इसका मतलब x का मान 3 होगा, y का मान 4 होगा, z का मान 5 होगा और a का मान 1 है, तभी ये बराबर लिख रहा है। तो कभी क्वेश्चन बराबर हो तो जो जिसकी जगह पर होगा ना, वो उसका उसके बराबर होगा, तभी वह बराबर लिख रहा होगा, नहीं तो लिखेगा नहीं, ठीक है। यहां तक बात हुई, मैट्रिक्स के जोड़ घटाने की बात हुई, ठीक ना। अब इस पर पहले सवाल लगा लेते हैं, जिस बात की अपने उससे पहले सवाल लगा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ। जितना हमने नियम जोड़ घटाना गुणा भाग बताया हमने, उसका पहले नियम लगा लेते हैं, उसके आगे चल के हम बताएंगे कि अगला कैसे निकालते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं पहला सवाल। जैसे ये दिया है x प्लस 3 y प्लस 1 2z माइनस 4 t प्लस 7 बराबर 8 1 3 2, तो x y z t का मान बता रहा है मुझसे। तो हमने बताया अभी जस्ट पहले बताया हमने कि अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब है
जिनका स्थान जहां है वो उनके मान भी आपस में बराबर होंगे, तभी वो मैट्रिक्स का मान बराबर बता रहा होगा। ये भी दो दो कॉलम का है, ये भी दो दो कॉलम का है, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे हम। तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे अगर, तो यक्स प्लस 3 का मान किसके बराबर बताइए, तो यक्स प्लस 3 का मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो यक्स का मान क्या आएगा, यक्स का मान 5 आएगा। प्लस यहाँ y प्लस यहाँ कितना है 1, तो y प्लस 1 का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका y का मान क्या होगा तब, 0 होगा। अरे 0 रखेंगे तभी तो 1 आएगा। फिर 2z माइनस 4, 2z माइनस 4 का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसको पलटेंगे क्या, प्लस, तो 2z बराबर कितना होगा 7, z बराबर क्या होगा 7/2। ठीक है, एक बात समझिए ध्यान से कि जब भी मैट्रिक्स आप लगाइएगा हमेशा समय लेकर, जल्दबाजी लगाएंगे तो ज्यादा चांस रहेगा कि आप गलती करेंगे। इसलिए मैट्रिक्स का जब भी सवाल लगाइए आराम से, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो भी नंबर पाना है कंठस्थ पाना है, इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, t प्लस 7 का मान 2, तो t प्लस 7 बराबर क्या होगा 2, तो t बराबर पलटेंगे तो 2 माइनस 7 कितना होगा -5। तो इस तरह से x, y, z और t का मान निकाल लेंगे। ठीक है, सहमत ना। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा a बराबर मैट्रिक्स दिया गया है, b बराबर दिया गया रहा है, कह रहा है 2a प्लस 5b का मान बताइए। 2a प्लस 5b का मान बताइए। तो पहले हम 2a निकाल लें, फिर 5b निकाल लें, फिर दोनों क्या ऐड कर दें। तो 2a निकालें, चलिए 2a निकालते हैं। तो 2a 2 से गुणा करना है ना, हमने क्या बताया, गुणा कैसे करते हैं। अगर मैट्रिक्स में गुणा करना है तो सभी एलिमेंटों से गुणा करना होगा मुझे। ठीक है, तो सभी एलिमेंटों में गुणा करिए। चलिए गुणा करिए, कितना होगा 10, 14, 6। ठीक है, गुणा करिए 4, 2, 12, 8, 2, 16। कर दी गुणा। ठीक है, और कितना चाहिए मुझे, 5b चाहिए, 5b भी चाहिए। मतलब b वाले में कैसे गुणा करना है, 5 से। तो 5 गुणा करिए, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, 3 पच्चे 15। ठीक है, 7 पच्चे 35, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30। ठीक है, अब दोनों क्या ऐड करना ना, तो 2a प्लस 5b, तो ऐड करने से पहले क्या सोच लेंगे हम, ये देख लेंगे क्या रो कॉलम संख्या बराबर है। तो हाँ, 3 रो 3 कॉलम इसमें भी है, इसमें भी है, सही है, बराबर है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो जहां पर है उससे जुड़ जाएगा और वहीं पर लिखे भी जाएंगे। तो यहाँ 10 है तो कितना है 10, तो कितना 10 10 कितना हो गया 20। यहाँ 14 है, यहाँ 0 है तो कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 6 है, यहाँ 5, 6 5 कितना 11 हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 40 कितना होगा 44 जाएगा हमारा। यहाँ 2 है, यहाँ 60 कितना होगा 62 हो जाएगा ऐसे। यहाँ 12, यहाँ 15 कितना होगा 27 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 35, 8 पर कितना होगा 43 होगा हमारा। यहाँ 2 है, यहाँ 25 कितना होगा 27 हो गया हमारा। यहाँ 16 है और 30 है कितना होगा 16 30 कितना 46 हो गया। इस तरह से हम सबको जोड़ लेंगे। जो भी सवाल पूछेगा तो सेम टू सेम तरीका करेंगे, चाहे जोड़ने का हो, घटाने का हो, कुछ भी हो, सिंपल तरीके से हम करते जाएंगे सवालों को। ठीक है, सवाल को हम सब तरीके से करते हुए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है कि आव्यूह को आव्यूह इतने इतने रैखिक संयोग में रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब रैखिक संयोग क्या होता है, रैखिक संयोग होता है मतलब कोई भी एक बड़ा आव्यूह है, उसको छोटे छोटे आव्यूह में तोड़ देना है, लेकिन उस छोटे आव्यूह में हमें यह दिखाना है कि कितने अंक से गुणा करने पर सामने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेखी संयोग की बात होगी ना, जब भी रेखी संयोग की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा, रेखी संयोग क्या बोला है, इस आव्यूह को इस आव्यूह के रेखी संयोग में। ठीक है, तो अब ऐसे लिख लीजिए 4, 6, 10, 3, इनका रेखी संयोग बराबर, मतलब इसके मान को ही इनमें ही ऐड करना है, मतलब इसके रूप में ही लाना है, लेकिन जिससे गुणा या घटाना है वो अंक क्या है ये पता नहीं है। तो मान लेंगे कि पहले वाले में C1 से गुणा हमने किया 0 2 2 0, और दूसरे में किससे गुणा किया C2 से गुणा किया 4 2 6 3, और दोनों क्या कर रेखी संयोग क्या ऐड कर दीजिए, समीकरण क्या मानिए 1 मानिए। ये इसका रेखी संयोग होगा, ये इसका रेखी संयोग होगा।
अब दिक्कत वाली बात यह है कि C1 C2 का मान कितना है, मतलब रेखीय संयोग का मतलब होता है कि इस बड़े मान को इनमें तोड़ दिया गया, इनमें तोड़ दिया गया, तो अब इसके आगे कितने से गुणा या घटाया गया हो कि इनको जोड़ने पर इतना मान आना चाहिए, अर्थात कांस्टेंट C1 C2 का हमें मान निकालना है। ठीक है, कैसे देखिए 4 6 10 3 गुणा कर दीजिए तो सब में गुणा होगा ना, सब में गुणा होगा तो 0 क्या होगा 2C1 गुणा करिए 2C1 यहाँ क्या होगा 0 प्लस C2 गुणा होगा, सब में गुणा होगा तो क्या होगा 4C2 और 2C2, ठीक है 6C2 और क्या होगा 3C2 होगा। ठीक है, अब दोनों हम ऐड कर सकते हैं, चलिए ऐड करते हैं 4 6 10 3 ये हमारा ऐड होंगे। ऐड कैसे होते हैं, दोनों समान है तो जो जहां जुड़ जाएगा यहाँ 0 यहाँ 0 क्या होगा 4C2 यहाँ 2C1 2C2 तो 2C1 प्लस 2C2 होगा, सही है 2C1 6C2 तो 2C1 अब प्लस क्या होगा 6C2 यहाँ 0 और 3C2 यहाँ क्या होगा 3C2 होगा। तो दोनों वैल्यू क्या है बराबर है ना, तो बराबर इसका मतलब क्या है जिनका स्थान जहां पे है वो भी आपस में बराबर होंगे तभी समीकरण बराबर लिख रहा है। अगर ऐसा है तो बताया ना भी बराबर क्या मतलब होता है कि अगर ऐसा है इसका मतलब उनके मान भी आपस में क्या है बराबर हैं तभी बराबर कह रहा है। इसका 4C2 का मान कितना है 4 है, 4C2 का मान क्या है हमारा 4 है तो C2 बराबर क्या होगा C2 बराबर 1। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई उतार लेते हैं, इसका ले लेते हैं 2C1 प्लस 2C2 का मान किसके बराबर है 6 के बराबर है हमारा, और किसके बराबर 6 के बराबर, दो का मान काट दें तो C1 प्लस C2 बराबर क्या मिला 3 मिला, C2 का मान 1 हो गया तो C1 प्लस 1 बराबर 3 तो C2 बराबर C1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। इसे C1 C2 का मान कहाँ करना है समीकरण 1 में भर देना है। ठीक है, C1 C2 का मान क्या करना है समीकरण 1 में भर देना है। ठीक है, ठीक है रेखीय संयोग, रेखीय संयोग क्या होगा 4 6 10 3 बराबर C1 का मान 2 तो 2 0 2 2 0 ये हो जाएगा और प्लस C2 का मान हमें कितना 1 है, 1 से बड़ा वही मिलेगा तो क्या मिलेगा 4 2 6 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका रेखीय संयोग कहलाएगा, ये इसका रेखीय संयोग कहलाएगा। अब देख लीजिए ऐड कर लीजिए ये इसके बराबर ही आएगा, वो उसके बराबर ही आएगा, इसीलिए कहते हैं ये हमारा रेखीय संयोग है। मतलब एक बड़े मान को अलग अलग मानों में तोड़ देना वह हमारा रेखीय संयोग कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, ये ए दिया है बी दिया है, कह रहा है कि ए बी या बी ए, मतलब ए बी करिए या बी ए करिए, जिसका अस्तित्व है उसे ज्ञात करिए। हमने बताया आपको कि जब भी सवाल ऐसा होंगे तो अगर ए बी निकलेगा तो बी ए नहीं निकलेगा, बी ए निकलेगा तो ए निकलेगा, तो आप इनमें से एक का निकालना है, समझना। तो पहले ए बी निकालते हैं, तो पहले क्या देखते हैं ए बी निकालना है मतलब गुणा कराना, तो पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो बराबर होगा तो गुणा होगा नहीं तो नहीं होगा। तो पहले वाले में कॉलम देखिए कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम है और रो कितने हैं 1 2 3 मतलब है, इसका मतलब गुणा होगा, गुणा होगा। तो लिख लेते हैं, पहले उतार लेते हैं उनको। तो उतारना क्या है थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट कर दे रहे हैं हम, ठीक है उतार नहीं रहे हैं, ठीक है तो लंबा हो जाएगा, उतार नहीं रहे हैं। चलिए कैसे करते हैं, इसकी रो को पकड़िए खड़ा कर दीजिए, इसकी रो को पकड़िए खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 2 दूनी 4 प्लस 5 कहाँ आएगा 1 5 एकम 5 प्लस 7 कहाँ जाएगा 0 7 0 0। फिर इसकी रो पकड़ अगले में, इसको रो पकड़ अगले में, तो 4 जगह कौन जाएगा 2 4 दूनी 8 प्लस 5 कहाँ जाएगा 2 जगह 5 दूनी 10, ये 7 कहाँ यहाँ 7 तरीके 21 हो जाएगा। सही है ना हमारा। चलिए अब इसको ऐसे इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़े खड़ा करिए, इसमें यहाँ 1 की जगह 1 आएगा, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 0 जाएगा, यहाँ 2 0 क्या 0 जाएगा। फिर इसको अगले में खड़ा करिए, तो यहाँ 1 जगह 4 4 एकम 4 प्लस 0 गुणे 2 0 प्लस 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। सही है, अब इसको पकड़िए खड़ा करिए इसमें, तो यहाँ 3 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा, और जहां जाएगा उससे गुणा कर दीजिए, तो 2 3 कितना जाएगा 6 प्लस 1 एकम 1 प्लस 4 0 0 जाएगा।
इसको अगले में खड़ा करिए तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 दूनी 2, अच्छा कितना होगा 12 हो जाएगा, सही है ना। बस इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। हमेशा पहले रो पकड़िए, सबसे गुणा करिए, सबसे गुणा करिए, मतलब ये समझिए कि खड़ा कर दीजिए, जो जिसकी जगह आएगा ना उससे गुणा कर जोड़ दीजिए, जो जिसने आ रहा है उसको गुणा करते जाइए और सबको जोड़ते जाइए, ठीक है। तो 4 5 कितना हो गया 9, 8 10, ये कैसे हो गया क्या, हाँ 27, ठीक है। एक 31 31 करना 39 हो गया हमारा, ये हो गया। 2 0 0 2 ही हमारा आएगा, यहाँ आ गया 10 हमारा हो गया, इसे जोड़ लेते हैं, 7 हो गया, 12 12 24 2 26 होगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमें ए बी का मान निकाल देना है। और अगर हम बात करें बी ए की, बी ए निकालना है तो बी ए मतलब बी पहले में क्या कॉलम, इसमें रो देखेंगे क्या बराबर है, तो बी में कॉलम कितने हैं, बी में कॉलम 2 हैं, ए में रो कितने हैं 3 हैं, बराबर है क्या नहीं, इसका बी ए नहीं निकल पाएगा, अतः क्या लिख देंगे अस्तित्व, अस्तित्व क्या है नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है हमारा, समझ ना। तो इस तरह से आपको गुणा करना है। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ ये देखिए, यदि आप जो ए का मान ये दिया है तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए से, ए इंटू ए करेंगे तभी ए स्क्वायर होगा ना, और ए क्यूब निकालना होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। ए का मान 3 1 माइनस 2 2, ये हमारा ए का मान, फिर ए का मान लिखेंगे 3 1 माइनस 2 2 कर दिए। अब इस आपस में गुणा करिए, गुणा करिए, कैसे गुणा करेंगे, इसका रो इसका कॉलम, तो गुणा करेंगे, यहाँ खड़ा होगा 3 त्रिका 9 और 1 गुणे माइनस क्या माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगले में खड़ा करिए तो यहाँ 3 जाएगा, है 1 जाएगा, तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, सही है ना हमारा। अब इसको पकड़िए नीचे वाले को, नीचे पकड़िए खड़ा कर दीजिए इसमें, तो यहाँ माइनस 2 जाएगा तो माइनस 2 देंगे ना -6 और 2 तो क्या -4 होगा हमारा, सही है। इसको अगले में रहिए तो यहाँ -2 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, तो -2 गुणे 1 -2 और 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 7, ये रहा हमारा 5 -10 और ये हमारा कितना 4 में 2 जाएगा 2, ए का मान निकल गया। और क्या चाहिए मुझे 5a भी चाहिए, 5 है, चलिए ठीक है 5a, ए का मान तो मुझे पता है ना, तो 5 मतलब 5 से गुणा करना है। आप भी कैसे गुणा करते हैं, सभी एलिमेंटों से गुणा करेंगे तब जाकर पूरा होगा, तो सभी एलिमेंटों से गुणा करिए, सब में गुणा 5 से गुणा करेंगे, क्या 5 15 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, अरे सॉरी 10 ना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद देखिए 7i भी कह रहा है, और i हम जानते हैं क्या होता है बताइए, i हमारा सॉरी ये हमारा i क्या होता है बताइए, i हम किसे कहते हैं, i हमारा होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या होते हैं, ऐसे आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 हो बाकी सब क्या हो 0 हो, तो विकर्ण में क्या है 1 है बाकी सब क्या है 0 है। अब कैसे पता कि ये लेना है, तो जिस क्रम का सवाल है उसी क्रम का लेना है, दो क्रम का ये रहेंगे, 3 रहेगा तो वो ले लेंगे। ये आई ने क्या लेंगे 7 आई, तो 7 आई तो 7 से गुणा करें सब में, तो क्या होगा 7 0 0 7, सबका मान निकल गया। अब इसका मान सिद्ध करना कितना 0, सिद्ध करते हैं, आपको ऐड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा ना सबका मान निकाल दिए हैं, रख दीजिए। ए स्क्वायर का मान हमारा ये है, रखते हैं 7 5 -10 2, ये हो गया, -5a ये हमारा है 15 5 -20 10, ये हो गया, प्लस 7i ये हमारा हो जाएगा 7 0 0 7, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं पे गलती हो रहा है, देख लेते हैं 3 1 -2, यही देखिए अभी थोड़ा दिक्कत होती है
कि जल्दबाजी में करेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 + 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले गया -6 और -4 ये हो गया, इसे उड़ा -2 और ये +2, ये +4 हो गया ना। ठीक है, -2 +4 सही है। 7 हो गया, 5 -10 और 2 हो गए। 5 पे गुणा कर दिए, 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा ना, ये हमारा, ये 10 होगा हमारा। ठीक है, ये 10 हमारा, ये हमारा 10 है। ठीक है, 5 × 15, 5 -10 10 हो गया। तो ये हमारा 8 आना चाहिए था यहाँ पर। 3 × 9 -2 7 आ रहा है। तो कहीं गलती हो रहा है, मैट्रिक्स में गलती हो रही है कहीं पर भी। e² का मान में गलती हो रहा है। 7i, ठीक है, 7i यहाँ पर अगर 8i कर दे तब तो 8 दूनी 10, हाँ ये 8i होगा। ठीक है, यहाँ गलती है, ये 8i होना चाहिए, 8i यहाँ पर 8i होना चाहिए। इसे बना लीजिएगा कि 8i होगा। ठीक है, या 8 होगा तब जाके सवाल हल होगा। तब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, जुड़ने वाला है। 7 बचे कितना, 7 8 कितना, 15 हो जाएगा। 15 फिर 5 फिर -10 और ये 10 है। ठीक है, ये 10 है, 10 और फिर उसके बाद कितना होगा 8। ठीक है, 8 तो 10 10 ना, 10। ठीक है, 10 हो गया, फिर -15 5 -10 फिर 10 हो गया। बराबर क्या लगे, 0 बराबर क्या लगा, राइट हैंड साइड। ऐसे ये सवाल में था, मिस्टेक था, सवाल ही गलती थी इसमें। यहाँ 7 नहीं, यहाँ पर कितना हमारा 8 होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा गलती बीच में हो गया। वहां 7 नहीं बल्कि 8 होना चाहिए। इसीलिए कहना है मैट्रिक्स के सवालों में इतना प्लस माइनस है कि आप आराम से करिएगा, कोई भी जल्दबाजी करने नहीं करेंगे। अगर आप एक बार भी गलती कर दिए फिर आप उसको दोबारा जब जांच करेंगे ना तो आपको सब सही लगेगा। आपको कोई गलती लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा सब चीजें हम सही किए हैं। फिर जब जितनी बार आप मिलाएंगे उतनी बार आपको सही लगेगा, फिर आपको गलती मिलने के चांस नहीं है। इसलिए जो एक बार करिए आराम से तो आपको कंठस्थ पूरा सवाल आपको सही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को, कोई भी सवाल होगा आसानी से कर देना है, कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं आगे सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, हाँ तो ये आ गया। तो इसके बारे में बता दे रहे हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सहखंड आव्यूह कैसे निकालता है। इसके देखो सवाल कोई सवाल है और है, हाँ तो ये समझ लेते पहले। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। इसके बाद बताएंगे कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। दिया है आव्यूह, एक आव्यूह हमारा ये है, एक आव्यूह हमारा ये है। कह रहा है इनका गुणनफल सिद्ध करना है कि इनका गुणनफल कितना होगा, 0 होना चाहिए, जबकि थीटा और फाई का अंतर, थीटा और फाई का अंतर कितना है, π/2 का विषम अपवर्त। विषम अपवर्त का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो विषम से कटते हों, विषम मतलब 1 3 5 7 ऐसे। तो यहां पर कोई भी विषम एलिमेंट होगा तब आपको बताना है इनका गुणनफल 0 होना चाहिए। और ये n का मान कैसा होना चाहिए, n का मान 1 3 5 7 कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, विषम होना चाहिए। कितना हमें दिया है, कह रहा इन दोनों गुणनफल में 0 सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, तो a × b, a का मान कितना देखते हैं, cos² थीटा, फिर क्या है cos थीटा sin थीटा, फिर क्या है cos थीटा sin थीटा, अब फिर क्या है sin² थीटा। ये a का मान हुआ, इंटू b का मान लिख ले, उतार लेते हैं इसको। b का मान उतारिए, cos² फाई, ठीक है, ठीक है, cos फाई sin फाई, फिर उसके बाद cos फाई sin फाई, अब फिर क्या हो गया sin² फाई। सही है हमारा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें गुणा करते हैं कि हमारा गुणा क्या होगा वो समझते हैं थोड़ा सा। अब बताओ गुणा कैसे करते हैं, इसको पकड़ेंगे ऐसे खड़ा कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, रोको खड़ा कर देंगे, जिसके जो सामने आएगा उसको उतार देंगे। इसे खड़ा करेंगे तो इसके यहाँ ये आएगा ना, तो cos² थीटा और फिर क्या मिला cos² फाई, प्लस ये वाला यहां जाएगा, मतलब कह सकते हैं cos थीटा sin थीटा और cos फाई, और फिर क्या होगा sin फाई होगा नहीं होगा, यही तो होगा। हमने इसको ऐसे गुणा करते हैं ना, तो इसको जब पकड़ेंगे ऐसे करेंगे तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, हो गया। अब इसको पकड़ेंगे यहां करिए तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो गुणा करिए क्या होगा cos² थीटा और फिर क्या मिलेगा cos फाई sin फाई, प्लस ये वाला यहां जाएगा तो कह सकते हैं
कॉस थीटा साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर फाई मिलेगा ना, से सही आता है ना। हाँ ठीक है चलिए, अब इसको पकड़िए, इसको गुणा करिए, तो ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, तो ये वाला ऊपर गुणा करिए, क्या है कॉस थीटा साइन थीटा क्या मिला कॉस कर फाई, प्लस ये वाला यहां जाएगा तो कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई और साइन फाई होगा, सही है। अब इसका गुणा यहां पर होगा, जब इसका ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, प्लस ये वाला यहां जाएगा, मतलब कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, ये हमारा होगा, सही है ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ कॉमन बनता है क्या। यहां कॉस थीटा है और कॉस फाई है, ठीक है, कॉस थीटा ये हमने कहा उतार लिया, ये कॉस कर फाई, ये ऐसे में गुणा किया जब, तो ये फाई था ना हमारा, ये फाई था, ठीक है, यहाँ ये फाई था ना, और ये हमारा सेम टू सेम है, तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले रहे हैं, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लिए, तो क्या मिला, यहां से मिला कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, ये मिल जाएगा। यहां से देख क्या कॉमन है, यहां कॉस थीटा कॉमन है और साइन फाई कॉमन है, अगर हम कॉस थीटा साइन फाई कॉमन लेते हैं इनमें, ठीक है, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा साइन फाई ले चुके हम, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस क्या मिलेगा साइन थीटा साइन फाई मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा ना हमारा, ये हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है ना हमारा, यहाँ सही है ना, समझ में आ रहा बात नहीं। अब इनमें क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा यहाँ भी है और कॉस फाई कॉस फाई हमारा यहाँ पर है, तो साइन थीटा कॉस फाई का कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस साइन थीटा साइन फाई मिलेगा, सही है। इनमें क्या कॉमन है, इनमें साइन थीटा साइन फाई कॉमन है, तो साइन थीटा साइन फाई कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये हम मिलेगा, सही ना, ये मिलेगा ना, बस हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करके बस कॉमन लिया मैंने, जो कॉमन दिख रहा था, ठीक है, ले लिया हमने। अब थोड़ा इसको ध्यान समझिए, इसको ध्यान से देखिए सवाल को, तो ये है जो दिख रहा है अंदर, ये चारों सेम है, ये चारों सेम है, और ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी के, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है सेम टू सेम। यहाँ थीटा और फाई है, इसका मतलब फॉर्मूला लिख दें तो कॉस थीटा कॉस फाई, तो हमारा बाहर है ही, तो ये क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला होगा कॉस थीटा माइनस फाई का होगा, सही है। वैसे यहां भी चारों होंगे तब, तो हम इसको हटा देना, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, हम इसको मिटा दे रहे हैं, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो चारों में सेम है, तो चारों में सेम है तो सेम आएगा। अब इसकी बारी है कॉस थीटा साइन फाई और फिर क्या मिलेगा कॉस थीटा माइनस फाई मिल जाएगा, इससे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ इसको उतारेंगे साइन थीटा कॉस फाई, ये भी सेम है तो क्या मिलेगा कॉस थीटा माइनस फाई, यहां उतारते हैं तो साइन थीटा साइन फाई हमारा है ही, और ये भी क्या कॉस थीटा माइनस फाई मिलेगा। और मुझसे सवाल में एक बात बोला था, सवाल में अगर बोला मुझसे कि, मुझसे क्या बोला कि थीटा माइनस फाई पाई बाई 2 का विषम अपवर्त है, मतलब 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो अगर कॉस थीटा माइनस फाई हमारा आ ही रहा है, अगर हम यहाँ पर पाई बाई 2 दें कॉस 90 का मान 0, अगर कॉस 3 दें कॉस 3 पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0, मतलब कुछ भी विषम रखेंगे तो क्या होगा 0 होगा, इसका पूरा मान भी क्या होगा 0, तो 0 0 0 0 बराबर क्या मिलेगा राइट हैंड साइड, ऐसे दिखा लेंगे। या फिर डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे, अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो ऐसे करिए, ठीक है, अगर वो दिक्कत लग रही हो तो ऐसे करिए, कॉस थीटा कॉस फाई कॉस पाई बाई 2 रख दीजिए, पाई बाई 2 समझ में क्या रख दिए पाई बाई 2
यहाँ पाई बाई 2 बराबर क्या है लास्ट में 0 0 0 0 ऐसे आ जाएगा। तो क्या पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2, सबका मान क्या लगा 0 बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से सवाल हमें हल करना है और कोई भी सवाल होगा चाहे जैसा भी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो सवाल है हमें समझना है वो क्या है, वो हमें ये समझना है कि अब सवाल कैसे लगाया जाए। ठीक है, अब सवाल कैसे लगाया जाए, अब कौन सा टाइप आएंगे। अब इसके बाद जो टाइप आएगा आब्दू का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर लगभग एग्जाम में 5 नंबर जब भी सवाल आएंगे 5 नंबर सवाल कभी कम नहीं आते हैं। तो 5 नंबर सवाल अब जस्ट इसके बाद चलने वाले हैं। तो इस मैट्रिक्स में जितने भी इस टाइप के सवाल हैं अभी तक हमने पढ़ाया हुआ है पूरा लगा लीजिए एग्जाम्पल सहित, जो भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा सखंड, कोफैक्टर और एडजॉइंट वेक्टर मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।